बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्सिंग रिसर्च के यूनिट 5 का कंटिन्यूड लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस पे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं। देखें, डेटा के बेस पे, डेटा की बुनियाद पे जब भी सिस्टमेटिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से हम किसी भी पॉपुलेशन में बीमारी हो या हेल्थ रिलेटेड कोई भी इंडिकेटर हो, उसको जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस में हमारे पास चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है, फिर नंबर्स में वो डेटा होता है, इसके साथ साथ वो डेटा हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स को हम कंबाइन करके या कंपेयर करके उसकी बेस पे हम अपने स्टडी को या अपने रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं। तो जब हम ये सब हमें करना होता है तो हर एक ख़ास किस्म की रिसर्च क्वेश्चन के लिए फिर हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन चूज़ करते हैं, और ये मेनली क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। लास्ट है, हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च में कहा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च या तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होगी और या तो हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल होगी, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जर्वेशनल वगैरह आ गए, और या हमारे पास वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। फिर हमने उसमें डिस्क्रिप्टिव में क्रॉस सेक्शनल और एनालिटिकल और ये चीज़ें कुछ डिस्कस की थी, जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। जबकि एक्सपेरिमेंटल में हमने फिर बात की थी ट्रू एक्सपेरिमेंटल पे और कॉजा एक्सपेरिमेंटल पे। आज हम उसी की कंटिन्यूटी करते हुए डिटेल में एपिडेमियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और उससे रिलेटेड जो डिज़ाइंस हैं उस पे बात करेंगे। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट है। देखें, जब भी हम क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हैं तो या तो वो स्टडीज जो हैं, अब एपिडेमियोलॉजी के जो फील्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हिसाब से, या तो वो स्टडीज ऑब्जर्वेशनल होती है कि जिसमें हम नेचुरल इन्वायरमेंट में उन फैक्टर्स को या उन वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। उसमें हम अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं करते, अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करते, अपनी तरफ से कोई नई टेस्टिंग नहीं करते। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें जैसे हो रही होती हैं उसी को लेके हम डेटा कलेक्ट करते हुए उसमें वेरिएबल के दरमियान की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करते हैं और अपने रिजल्ट्स कंपाइल करते हैं। तो ये तो ऑब्जर्वेशनल हो गया। अगर तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल होता है तो फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो पहले हम ऑब्जर्वेशनल पे बात कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास एपिडेमियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जब हम रिसर्च और डेटा को देखते हैं और इस डेटा को रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दो तरह की हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है। एक ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसको हम सिंपल डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी भी कह सकते हैं। जबकि दूसरा जो है वो हमारे पास एनालिटिकल होती है। डिस्क्रिप्टिव में बुनियादी तौर पे हम डिस्क्राइब करते हैं, हम चीज़ों को सिर्फ देख के जैसे दिखती है बाहर से, हम उसको वैसे के वैसे रिपोर्ट कर लेते हैं। जबकि एनालिटिकल में हम एनालिसिस करते हैं उन चीज़ों का डिफरेंट बाकी फैक्टर्स या वेरिएबल के साथ कंपेयर करके,
देखिए, कंपैरिजन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर एक चीज़ को आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो जिस चीज़ को आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो उनमें से किसी एक चीज़ में आप कोई मॉडिफिकेशन करके कंपेयर करो, बल्कि वो कंपैरिजन नेचुरल सिचुएशन में होती है। जो चीज़ें जैसे अपनी हालत में होती है नेचुरली, उन चीज़ों के दरमियान हम वैसे ही कंपैरिजन करते हैं। तो एनालिटिकल में इसीलिए हम नेचुरल सिचुएशन में जब वेरिएबल्स के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो उनको हम एनालिटिकल स्टडीज कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास फर्दर इसकी टाइप्स हैं जो यहाँ पे इस रो में आप कॉलम में आपको दिख रही है। और इसमें एक है केस रिपोर्ट, एक है केस सीरीज, एक है इकोलॉजिकल और क्रॉस सेक्शनल। जबकि एनालिटिकल में हमारे पास केस कंट्रोल, कोहर्ट स्टडीज और क्रॉस सेक्शनल्स आती है। ये सारे हम वन बाय वन इसको फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो होती हैं हमारे पास, उसमें इन्वेस्टिगेटर डेटा तो ले रहा होता है लेकिन उस डेटा में कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा, मतलब उसमें कोई चेंज लेकर नहीं आ रहा, कोई नई चीज टेस्ट नहीं कर रहा। एग्जाम्पल इसकी यह है कि मेजरिंग द एक्सपोजर टू रूबेला वायरस एंड अकरिंग ऑफ बर्थ डिफेक्ट, कि कोई रिसर्चर किसी पॉपुलेशन में देखें कि मदर्स जो है वो रूबेला वायरस से एक्सपोज हुई हैं, मतलब उनको रूबेला वायरस का कोई इन्फेक्शन एक बार हुआ है और फिर उन मदर्स के यहाँ जब बच्चा हुआ है तो उनमें कोई बर्थ डिफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो उसमें सिर्फ उन्होंने देखा कि रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ एक्सपोजर, और बर्थ डिफेक्ट्स हैं या नहीं है जब बच्चा पैदा हो जाता है। इसमें उन्होंने कोई इंटरवेंशन, कोई एक्शंस ऐसे नहीं लिए कि वो बर्थ डिफेक्ट को या प्रिवेंट करें या कॉज करें, या रूबेला वायरस जो है वो इसको एक्सपोज करे पेशेंट को या एक्सपोज होने से बचाएं। दूसरा जो हमारे पास है उसको कहते हैं इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल। हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज एन एक्टिव अटेम्प्ट टू चेंज अ डिजीज स्टेट और रिस्क थ्रू इंटरवेंशन, के रिसर्चर जो है वो किसी भी बीमारी को या उसके रिस्क को एक खास तरीके से इंटरवेंशन करके उसको चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एस्प्रिन कंजम्पशन reduces the occurrence of coronary heart disease, कि आम तौर पे रेगुलरली अगर एस्प्रिन कोई लेता रहे तो उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज का चांस या रिस्क कम हो जाता है। अब आम तौर पे लोग एस्प्रिन तो नहीं लेते, लेकिन इस स्टडी में रिसर्चर ने पेशेंट्स को हार्ट डिजीज के रिस्क पे जो थे, जिनमें ओबेसिटी थी, स्मोकिंग का हैबिट था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी, डाइट कंट्रोल नहीं थी, वो सारे फैक्टर्स जो कोरोनरी हार्ट डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे लोगों में रिसर्चर ने एस्प्रिन का इस्तेमाल शुरू करवा दिया और देखा कि उन लोगों को हार्ट डिजीज जो है वो होते हैं या नहीं होते। तो ये इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं। अब एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं और एक एनालिटिकल होती है। चूंकि ये एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइंस है तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव जैसे मैंने बताया कि हमने फ्रीक्वेंसी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डिजीज की या किसी भी हेल्थ इंडिकेटर की, वो हमने किसी पॉपुलेशन में मालूम की। फॉर एग्जांपल, मैं एज ए रिसर्चर ये देखूं कि जून, जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान में मलेरिया की फ्रीक्वेंसी क्या है और किन किन इलाकों में किस एज ग्रुप में मलेरिया कॉमन है।
तो मैंने सिर्फ डिस्क्राइब किया कि जून जुलाई अगस्त चूँकि ह्यूमिडिटी के हवाले से काफ़ी एक्टिव मंथ्स होते हैं, तो उसमें जो ब्रीडिंग होती है मलेरिया की वो ज़्यादा होती है, उसके जो मच्छर होते हैं, और जिसकी वजह से ये यंग बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा मुतासिर करते हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम होती है, और वो इलाके जहाँ पे नमी या ह्यूमिडिटी का तनासुब यानी परसेंटेज ज़्यादा होती है, उनमें मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है। सो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन देखी हमने, और उसकी फ्रिक्वेंसी के 100 में से 25 लोगों को मलेरिया हुआ है, ये डिस्क्राइब करना हुआ। जबकि एनालिटिकल में हम फिर कंपेयर करते हैं या एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कॉजेज एसोसिएटेड फैक्टर ऑफ हेल्थ आउटकम। इसी मलेरिया की एग्जांपल लेके अगर मैं एज ए रिसर्चर ऐसी स्टडी करूँ, मैं कहूँ कि ह्यूमिडिटी के जो एक्टिव मंथ्स होते हैं उसमें क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मलेरिया फैल जाता है, तो मैं उसमें डिटर्मिनेंट्स या कॉजिटिव एजेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक ये कह सकता हूं कि इन मंथ्स में जो है वो इन ख़ास मच्छरों की ब्रीडिंग बहुत होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें बारिशें होती है, तो इससे पानी जमा हो जाता है, और उस पानी के ऊपर जो है वो ये मच्छर बैठते हैं और अपनी ब्रीडिंग करते हैं, तो इस वजह से उसकी तादाद बढ़ जाती है। और चूंकि जब वेक्टर आपके पास ये मच्छर जो है इसकी तादाद बढ़ जाती है, तो मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की जो रफ्तार है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बच्चे और ओल्ड एज में इसलिए ये ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी का तनासुब यंग एज की निस्बत, मतलब मिडिल एज की निस्बत, या यंग अडल्ट्स जो होते हैं उनकी निस्बत कम होती है। तो ये एसोसिएटेड फैक्टर्स मैंने देख लिए। सो इस तरह कंपेयर करके जब हम पॉजिटिव एजेंट्स, वजूहात, उसकी एसोसिएशन, इन चीज़ों पे बात करें, तो वो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम उसको डिस्कस करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव जो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का वो क्या होता है? एक तो यह है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव कि हम किसी भी डिजीज या हेल्थ कंडीशन के पैटर्न्स को और ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करें कि हार्ट डिजीज कितने परसेंट है, मेल में ज़्यादा है और ओल्ड एज में ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों में ज़्यादा है, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा है, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनमें ज़्यादा है। दूसरा यह है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हमारे पास हाइपोथेसिस जनरेट करती है, ऐसे कि हम हार्ट डिजीज़ की अगर बात करें या मलेरिया की अगर बात करें, तो हम कहते हैं कि क्यों ज़्यादा है, वाई। क्वेश्चन अराइज करती है वाई का, इस एज ग्रुप में क्यों ज़्यादा है, इस मौसम में मलेरिया क्यों ज़्यादा है। तो फिर उसके लिए हम जवाबात देखते हैं, और उसके बेस पे हम जो है वो रिसर्च के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं या इंटरवेंशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको प्लान करते हैं। और हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है किसी भी कम्युनिटी या कम्युनिटी ग्रुप के हेल्थ स्टेटस को स्टडी करने के लिए, असेस करने के लिए कि उस कम्युनिटी में कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस है, उसके लिए फिर वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करते हैं, और उसी पे फोकस करके फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और इसके हिसाब से कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स प्लान करते हैं। इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हमें हमारे जो वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज जो होती है, उसकी एलोकेशन में हेल्प करती है कि हमने मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए कितना बजट रखना है, अगर एक डीएचओ ये देखे, और डीएचओ ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, टीबी के लिए, ये बर्डन के हिसाब से या प्रेवेलेंस के हिसाब से फिर ये चीज़ें और रिसोर्स एलोकेशंस होती है। इसी तरीके से हेल्थ सर्विसेज, एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज जो हमारी होती है, मौजूदा जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती है, तो वो बुनियादी तौर पे उसको इवेलुएट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की जाती है। सो अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में हम
किसी एक इंडिविजुअल केस को देखते हैं, किसी एक ख़ास केस को देखते हैं, किसी एक ख़ास पेशेंट को देखते हैं, या एक स्पेसिफिक इंडिकेटर को देखते हैं, या एक मरीज में देखते हैं तो हमारे पास तीन डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस इस्तेमाल होती है। एक उसमें है केस रिपोर्ट, दूसरा है केस सीरीज, और तीसरा है क्रॉस सेक्शनल। वैसे ये क्रॉस सेक्शनल हमारे पास पॉपुलेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। दूसरा, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर करते हैं, लोगों को कवर करते हैं, या डिजीज़ के रेंज को देखते हैं, तो फिर हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं। इसके फायदे हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के फायदे हमारे पास ये है कि ये तो एक तो बड़ा एक आसान, इनएक्सपेंसिव और क्विक मेथड है किसी भी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, अगर हमारा मकसद बुनियादी इंफॉर्मेशन लेना है। दूसरा, इसमें हम वो इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हो। हमारे पास नई इंफॉर्मेशन का इंतज़ार करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। तीसरा, ये हमारे पास रिसर्च स्टडीज़ में एज अ फर्स्ट स्टेप काउंट होता है उन रिसर्च स्टडीज़ में जहाँ पे हमने किसी भी डिजीज़ या हेल्थ कंडीशन के लिए एक हाइपोथेसिस जनरेट करना हो, और या उसके हवाले से जो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है उसके ताल्लुक के लिए हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो हम इस तरह की रिसर्च स्टडीज़ करते हैं। इसी तरीके से यही इन्हीं रिसर्च से कलेक्टेड डेटा जो हमारे पास होता है वो हम पॉपुलेशन यानी ज़्यादा लोगों के हवाले से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात को, डिफरेंट हेल्थ इंडिकेटर्स को फर्दर स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कुछ एडवांटेजेस होंगी तो साथ में डिसएडवांटेजेस भी होंगे, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक तो यह है कि केस रिपोर्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की हमारे पास एक ऐसी डिज़ाइन है कि जिसमें सैंपल साइज बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, कोविड का जब फर्स्ट केस आया था और वो चाइनीज़ डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया था और उस पर राइटिंग की थी, उसने अपना रिसर्च पेपर लिखा था, तो वो फर्स्ट टाइम जब रिपोर्ट होती है इस तरह की कोई डिजीज़ या हेल्थ कंडीशन, तो वो केस रिपोर्ट कहलाती है। तो चूंकि वो सिर्फ एक पर्सन के डेटा पे मुश्तमिल होती है, इसीलिए वो उसका एक ये डिसएडवांटेज है कि वो जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम इसमें देखें जो केस सीरीज है, अगर एक केस मल्टीपल टाइम रिपोर्ट हो जाए, मतलब बार बार रिपोर्ट हो जाए, कोविड का केस है कि वो पहली बार रिपोर्ट हुआ तो केस रिपोर्ट था, लेकिन वो 10, 15, 20, 100 बार रिपोर्ट हुआ तो वो केस सीरीज बन गया, क्योंकि सीरीज में एक तसलसल में हमारे पास एक केस बार बार आने लगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए। इसकी वीकनेस ये है कि केस सीरीज में हमारे पास डेटा तो बढ़ जाता है, लेकिन उसी केस को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता। ठीक है, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में अगर हम इकोलॉजिकल स्टडीज की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इकोलॉजिकल स्टडीज में हम एज ए रिसर्चर वी कैन नॉट रिलेट एक्सपोजर टू हेल्थ आउटकम एट इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि इसमें हमारे पास चूंकि हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हम किसी एक इंडिविजुअल इनफरादी हैसियत पे हम उसके आउटकम को रिलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर 200 लोगों को मलेरिया हुआ है पहली बार किसी कम्युनिटी में, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन 200 में कौन सा ऐसा बंदा था जिसकी वजह से वो बाकी कम्युनिटी में डिजीज फैली। हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को उसके आउटकम के हवाले से जज नहीं कर सकते।
ये एग्जाम्पल थोड़ी सी वेग थी जो मैंने बताया, लेकिन इसमें यह है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम रिजल्ट्स को ले जाके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि 200 लोगों में अलग अलग चीज़ों को देख के हम उसकी बुनियाद बनाएं। सो इकोलॉजिकल स्टडीज़ की एक ये पिटफॉल है। यूज ऑफ एवरेज ग्रुप वैल्यूज रादर देन इंडिविजुअल वैल्यूज। जो इकोलॉजिकल स्टडीज होती है, चूंकि इसमें हमारे पास पॉपुलेशन से डेटा लिया होता है, जो डेटा काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है, तो उसमें हम इंडिविजुअल वैल्यूज को नहीं देखते, बल्कि उन वैल्यूज को एवरेज यानी मीन, मीडियन, मोड का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 200 लोग जिनको मलेरिया हुआ था, इनकी एवरेज एज जो है वो 35 ईयर्स थी। इन लोगों का इस कम्युनिटी में एवरेज इनकम जो है वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ था। इसी तरीके से एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ इनिशियल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया हमारे पास 5 डेज था। ठीक है। सो मतलब थकावट, बुखार, बाकी जो उसके अलामात होते हैं, तो वो जब शुरू हो गए उससे पहले 7 या 5 दिन तक मरीज अपने सेहत के हवाले से कुछ तब्दीली महसूस कर रहे थे। सो ये हम एवरेज की वैल्यू पे जाते हैं, मीन मीडियम मोड के बेस पे बात करते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज का अगर हम इस्तेमाल करें इस डिज़ाइन का। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, चूंकि इसमें हम सिंपल डिस्क्रिप्शन करते हैं, इसीलिए ये स्टडी जो है वो सूटेबल नहीं होती हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं, इसका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादातर रिसर्च के हवाले से फ्रीक्वेंसीज को डिस्क्राइब करना होता है एंड पैटर्न ऑफ ईदर डिजीज और अदर हेल्थ रिलेटेड आउटकम की जो हमारे पास अकरेंस होती है उसको एक्सप्लेन करना होता है पैटर्न के हवाले से कि एक डिजीज जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, और कितने % लोगों को इफेक्ट किया है। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट वेरिएबल्स में करते हैं, किस एज ग्रुप में, किस जेंडर में, किस इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में कौन सी डिजीज कितनी फ्रीक्वेंट है। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हमें बताती है। तो ये याद रखें कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर डन एट वन पॉइंट इन टाइम, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि पिक्चर, वन टाइम पिक्चर ऑफ द फिनोमिना। मिसाल के तौर पे 20 लोग अभी क्लास में बैठे हैं और मैं इन 20 लोगों की आज की पिक्चर लूं और उस पर डेट लिखूं। अब 10 साल बाद अगर वो पिक्चर मैं उठाऊं तो उसमें जो 20 लोग थे उस पिक्चर में अपनी जगह पे बैठे होंगे। जो इस वक्त नोट्स बना रहा होगा वो वैसे ही उस पिक्चर में दिखेगा कि नोट्स बना रहे हैं। जो उस पिक्चर में सामने बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे आज अभी, वो 10 साल बाद भी वैसे ही दिखेंगे। अभी की जो कंडीशन होगी वो पिक्चर हमें 10 साल बाद भी वही कंडीशन बताएगी। इसीलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी फिनोमिना को किसी भी ख़ास वक्त पे जब हम स्टडी करते हैं तो वो सिर्फ उस वक्त की डिटेल हमें डिस्क्राइब करती है, बताती है। इसीलिए इसके लिए हम प्रेवेलेंस स्टडी का भी नाम इस्तेमाल करते हैं कि एक बीमारी या हेल्थ रिलेटेड जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी किसी ख़ास टाइम पे क्या कंडीशन है, उसकी प्रेवेलेंस क्या है, वो हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी से पता चलता है। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हमारे पास आम तौर पे डेटा जो है वो सर्वे फॉर्म्स के ज़रिए हम कलेक्ट करते हैं, सिंपल सर्वे फॉर्म्स। इसकी मिसाल जैसे मर्दमशुमारी होती है तो उसमें सर्वे फॉर्म्स फिल होते हैं।
जिसमें हम देखते हैं कि घराने में कितने मेल, कितने फीमेल, कितने एज ग्रुप के थे, कौन कौन से एज के थे, जॉब वाले थे या जॉबलेस थे, किसके कितने बच्चे थे, किसको कितनी लैंग्वेजेस आती थी, या इस तरीके से बहुत सारे डेटा के हवाले से चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं और फिर वो उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके हुकूमत पब्लिश करती है। तो आज भी हम 1998 में की गई मर्दमशुमारी के बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं कि 1998 में पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ थी, 2017 में जो 18 में की गई उसमें पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 22 करोड़ या 21 करोड़ 75 लाख तक पहुंच गई थी। सो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो है वन टाइम पिक्चर होती है। उसकी दूसरी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेलेंस ऑफ मायोपिया एमोंग स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल के बच्चों में मायोपिया की क्या प्रिवेलेंस है, जो आंखों की बीमारी होती है, यानी नज़र में कमज़ोरी की जो बीमारी होती है जिसके लिए वो ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मायोपिया की क्या कंडीशन है स्कूल के बच्चों में, उसकी क्या प्रेवेलेंस है अगर वो हम देखें आज। इसी तरीके से प्रेवेलेंस ऑफ डिले इन रीचिंग टू द हॉस्पिटल आफ्टर एन AMI प्रेवेलेंस ऑफ CAD इन कराची बिटवीन नवंबर टू जनवरी एंड बिटवीन मई टू अगस्त। अगर हम नवंबर से जनवरी और मई से अगस्त के महीने के दरमियान हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की प्रेवेलेंस देखें, जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज के मरीज होते हैं कराची शहर में, और ये देखें कि उनकी हॉस्पिटल तक पहुंचते हुए कितना डिले होता है। अब इस डिले को इन मरीजों में इन महीनों के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो ये हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं। सो इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम एनालिटिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए फिर उन हालात में हम इसको एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। अब जब एनालिटिकल हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो उसमें हम एक्सपोजर के जो फैक्टर होते हैं उनके और डिजीज स्टेटस को एक साथ असेस किया जाता है। इसीलिए इस असेसमेंट को हम जो है वो फॉर द टाइम बीइंग समझते हुए ये कहते हैं कि इसमें एसोसिएशन हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टेम्पोरलिटी है, यानी टेम्परेरी सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन की तरफ हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। इसी टेम्पोरलिटी के बेस पे हम किसी डिजीज के साथ एक्सपोजर को मेजर नहीं कर सकते। और ये भी कहते हैं कि नीदर केसेस नॉर कंपैरिजन ग्रुप आर प्री सेलेक्टेड। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं उसमें जब हम स्टडी करते हैं तो पहले से अलग केसेस और उसके हवाले से उस केसेस को कंपेयर करने के लिए जो कंपैरिजन ग्रुप होता है तो हम पहले से चूज नहीं करते, बल्कि ये ऑन द स्पॉट रैंडमली होता है और इसी वजह से ये पोस्ट हॉक सिलेक्शन कहलाती है। एडवांटेजेस इसकी ये है कि ये बहुत इजी है, क्विक है और चीप मेथड है, आसानी से सस्ता तरीका है सिंपल रिसर्चेस को कैरी आउट करने के लिए। एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल हो या डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल हो, इसमें हम फिर स्टडी कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के मैग्नीट्यूड को कि किस हद तक उसकी फ्रीक्वेंसी है और उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम वो स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल में वी कैन स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर एंड डिजीज आउटकम साइमल्टेनियसली। एक साथ हम मल्टीपल एक्सपोजर्स और डिजीज आउटकम को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी को स्टडी करते हुए
हम अगर देखें कि जिसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनकी स्मोकिंग के हैबिट्स हैं, जो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, अब ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक्सपोजर फैक्टर है टू द डिजीज, और उसकी वजह से हम देखें कि ऐसे ओबीस लोगों को हार्ट और शुगर के कितने प्रेवेलेंस होती है इस तरह के लोगों में, तो फिर हम वो डिजीज आउटकम भी इसमें एट द सेम टाइम देख सकते हैं कि वो लोग जो हार्ट के पेशेंट भी थे और जिनको शुगर की भी शिकायत रहती थी, उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और इस तरह के बहुत सारे जो एक्सपोजर के फैक्टर्स हैं वो कितने कॉमन थे। सो एट द सेम टाइम हम दोनों चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में यह है कि इसमें हमारे पास प्रिवेलेंस और इंसिडेंट केसेस को मिक्स कर देते हैं हम। अब प्रिवेलेंस का मतलब कि पहले से मौजूद केसेस जो होते हैं, और इंसिडेंट का मतलब कि जो नए केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं। सो इसमें हम फिर ये डिफरेंशिएट अक्सर नहीं कर पाते या मिस कर देते हैं कि हम प्रिवेलेंस और इंसिडेंट्स को मिक्स कर लें। इसी तरीके से एक्सपोजर्स में बी एसोसिएटेड विद सर्वाइवल रादर देन विद द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। हम एक ये डिसएडवांटेज भी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोजर्स होते हैं किसी भी डिजीज के लिए या हेल्थ आउट कंडीशन के लिए, हमारे पास जो एक्सपोजर्स होते हैं उसको एसोसिएट कर लेते हैं सर्वाइवल के साथ, यानी उस डिजीज या हेल्थ आउटकम के सर्वाइवल के साथ, ना कि हम उस डिजीज के डेवलपमेंट के साथ उसको एज अ रिस्क काउंट करें।